अभी सरकार जो 3 बिल किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो सरकार लेके आई, कांग्रेस, किसान यूनियन और अन्य विपक्षी दल जिस प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में अभी तक वो सार गर्भित कोई एक बात भी लिख नहीं सके। मैं भी लगातार सोशल मीडिया और आपका टीवी देख रहा कि बात क्या है जिसपे वो विरोध कर रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे कि भाई किसान इन बिलों के साथ उजड़ जाएगा, किसान की जो किसानी है वो बचने की नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बचने की ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बचने की। और इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, 2 नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक ये बात कहीं भी वो स्पष्ट नहीं कर सके कि ये बिल क्या नुकसान करेंगे। लेकिन यहां भी आए थे जिस प्रकार से उन्होंने अपने आपको किसान हितैषी दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया। आपको पता ही चलेगा कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया कि श्रीमान जी चले, तो उससे पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। दूसरा, जो लिख के बात दे दी, आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद बकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। अब कांग्रेस कह रही है कि चौथा बिल लेके आओ और जिसमें लिख के दो कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस का राज था तो तब उन्हें लिख के दिया था क्या? तब उन्हें कोई ऐसा बिल लेकर आए थे कि तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। दूसरा क्या है, वो मंडी समाप्त हो जाएगी, तो मंडी कैसे समाप्त हो जाए? हमने कहा मंडी जारी रहेगी। हमने जो पुराना था उसमें कुछ भी नहीं बदला, हमने नया दिया जो कुछ दिया। उस नए में क्या दिया कि हमने कहा कि अगर किसान अपनी चीज को बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बाहर भी मंडी हो सकती है। और उस मंडी के क्या क्या लाभ होंगे? पहला लाभ तो यही है कि जब ग्राहक ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक उसके पास एक ही विकल्प था, वो था एमएसपी, जो सरकार का था न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बहुत बढ़िया नहीं है चीज, है कि न्यूनतम पर बेचा होना तो अधिकतम पे चाहिए। तो सरकार ये कहते हैं कि अधिकतम का प्रयास करो, अगर अधिकतम ले सको तो ठीक है, नहीं तो न्यूनतम पे हम आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं। तो न्यूनतम का तो कोई चक्कर ही नहीं हो, तो जैसे खरीद रहे वैसे ही खरीद रहे। तो सरकार क्या कहती है कि बाहर बेचो, अगर आप बाहर बेच सकते हो। आप बाहर कैसे बेचोगे साहब? आपको बाहर कैसे बेचा? पहली बात तो ये है कि आज तो फर्क पड़ेगा। पहले 4% थी मार्केट फीस, अब अगर 4% को आप लगाओ और बाहर बेच दिया तो आप ये लगाओ कि गेहूं पे लगभग 80 रुपए का फर्क था। 80 रुपए का फर्क था अगर बाहर बेच दी तो 80 रुपए किसने मिलते हैं? किसान ने मिलते। आज भी 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो बाहर बेचेगा, तो खरीदने वाले को 20 रुपए का जब वो होगा तो निश्चित तौर से वो पैसे किसान पे जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान उसी प्रकार की खेती क्यों करा जैसी कर रहा है? नहीं करे ना। आज आप देखो बड़े बड़े किसान जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन छोटा किसान नहीं कर सकता ऑर्गेनिक खेती। अगर वो करता भी है तो उसके लिए समस्या यह है कि उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मैंने 2 एकड़ में खेती करी और आपने कहा कि भाई वो इस भाव में रहा कि उसकी ऑर्गेनिक है, कोई भी आदमी कहेगा पता नहीं, हमें तो है कि नहीं है, तो विश्वास नहीं। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी और कोई आदमी इस टाइप का काम बिजनेस शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है उस टाइप की एक मशीन लेकर आएगा जो चेक कर देगी और जो आपकी फसल को चेक करके बताएगी कि आपकी ऑर्गेनिक है नहीं है।
तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सका और आप अच्छे पैसे ले सका। वही गेहूं जो सी आप मध्य प्रदेश से आज 3035 रुपए खरीद रहे, तो उसने मेरा किसान भी 3035 रुपए बेच सकता है। मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां एक साइड में यूपी है और एक साइड में हिमाचल और एक साइड में हरियाणा है। ये जो कहते हैं कि बाहर से जो छूट है, ये तो पहले भी थी। किसान को बेचने की छूट थी, व्यापारी को खरीदने की छूट नहीं थी। किसान के साथ कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन व्यापारी को कहता। और मैं जानता हूं कि यूपी में से जो भी किसान हरियाणा में गेहूं लेकर आवा था, तो वो किसी ना किसी बिचौलिए बेच देता और हमेशा वो 100-150 रुपए कम में बेचा था उसका। लेकिन इस कानून के आने के बाद, चाहे फिर वो हिमाचल का है चाहे यूपी का है, अब उसको कम नहीं उसकी बिका, उसकी पूरे बिका के अगर व्यापारी भी खरीदेगा तो वो जो डिफरेंस होगा 5-10 रुपए का डिफरेंस होगा, 150 रुपए का डिफरेंस अब नहीं रहने का, वो उसको उसकी कीमत ठीक मिलेगी। तो इससे सारे के सारे। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है, ये जो बात है ना बड़े किसान की बात है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ ऐसी जमीन है। ऐसे किसान साल भर कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं कि भाई किसी ने 1 क्विंटल गेहूं बेच दी, कभी जूट पड़ी दूसरा आधा क्विंटल गेहूं बेच दी, तो इस प्रकार का चलता रहता है। और कुछ व्यापारी हैं जो खरीदते रहते हैं। अगर आप गाँव में जाकर देखोगे तो जो लोग सामान लेगा जहां, तो वो गेहूं भी लेगा हमारे गाँव में इकट्ठी करेगा, तो किसी की 1 क्विंटल खरीद ली, किसी की 2 क्विंटल खरीद। लेकिन वो खरीदने वाला क्या था, इस बात का रिस्क था क्योंकि मंडी बोर्ड वाले आदमी रास्ते में खड़े होते और वो उसको पकड़ लेते इस बात के नौके, क्योंकि तुम्हें हमारी जो फीस थी वो दी नहीं है, इसलिए उसको फाइन कर देते। तो स्वाभाविक अगर उसके ऊपर फाइन होगा तो वो रिस्क है ना उसका, तो रिस्क कवर करेगा ना जी। तो जो रिस्क कवर करेगा तो वो किस पर लगागा, किसान पर लगागा जिस रिस्क खरीदी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो रिस्क कवर खत्म हो गया और किसान को अच्छा रेट मिला। क्यों रेट मिलागा, क्योंकि आज तक वो व्यापार करने वाले 5 लोग थे जिनमें थोड़ा ये काम करने का डेट था, लेकिन अब वही व्यापार करने वाले कितने होंगे, 10 लोग आ जाएंगे और किसान ने अच्छी कीमत उसकी मिलेगी। दूसरा बात ये कह रहे भाई सरकार ने कह दिया कोई भी अपनी चीज कहीं भी बेच सका, तो छोटा किसान महाराष्ट्र के कर लेगा जाएगा। मैंने कब कहा महाराष्ट्र लेकर जाएगा, वो हमने नहीं कहा, मैंने तो यही जो यूपी की बात कही वो यूपी वाला लेकर जाएगा। और दूसरा मैंने जो बात ये कही कि भाई हिमाचल का होगा, हिमाचल का लेकर जाएगा। लेकिन छोटा किसान का क्या है कि बीच का कोई आदमी उसे दूर भी लेकर चले जाएगा। मेरे यहाँ शुगर मिल है, अब वो शुगर मिल वाला अगर मैं ही उसका गुड़ पैदा करूंगा तो कितने दूर लेकर चले जाऊंगा, लेकिन शुगर मिल वाला उसकी चीनी बनाएगा, कहीं भी जाएगा दूर सप्लाई कर देगा। अगर ये गुड़ है तो किस भाव बिकता। आज आप देख रहे हैं कि स्फेटा में भी आपने खाया था, तो कहां से आया, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से आया, तो किसान लेके आया था उसको, बीच का आदमी लेके आया। पर अगर कानून ना होता तो वहां स्फेटे का क्या होता, आप सोच लो। अभी मलियाबाद में दशहरी आया, तो अगर ये कानून ना होता तो मलियाबाद में दशहरी क्या होती, आप सोच लो। लेकिन वही कानून की वजह से हमने मलियाबाद का दशहरी खा लिया, हमने आंध्र प्रदेश का स्फेटा खा लिया, हम भी खुश और आज वहां का किसान भी खुश है। ये नहीं चाहते किसान खुश हो, ये चाहते हैं कि भाई अपनी पॉलिटिक्स करें। अब तो दूसरी बात क्या है, न कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवागी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरी की पूरी जो किसान है ना वो बंधुआ मजदूर बनाएंगे इन्होंने, और ये अब क्या करेंगे कि सारे की सारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसी कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो सिर्फ इतनी बात कही गई कि भाई एक फसल से लेकर 5 साल तक आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जमीन उसकी नहीं होगी, केवल वो फसल का समझौता कराएगा, कौन सी फसल आप बोगे, कितनी फसल उसको दोगे, उसकी हो जाएगा। उसमें आज से पहले भी चल रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा नहीं है चल रही थी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इससे भी बड़े लेवल पर अगर चल जाए तो उसमें किसान के सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए हमने उसके लिए कुछ नियम बना दिए कि भाई अगर मान लो उसकी फसल नष्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा उसने, लेकिन अगर उसकी फसल नष्ट होगी तो किसी कारण से ओले पड़ गए, पाड़ा पड़ गया, किसी वजह से होगी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य है किसान। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि आपने मेरे पास साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, आपने पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में नहीं है। दूसरा क्या था, कई बार कॉन्ट्रैक्ट वाले ने वहां कोई ऐसी चीज लगा ली और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म है, लेकिन वो टाइम नहीं रहा, तो सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि इतने टाइम के अंदर उसने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करा, अगर उसने हटा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं हटाया तो वो किसान का ही होगा। ये नहीं कि किसान के अगर पैसे देने की बात है तो उसमें यह कानून बनाया कि अगर
कॉन्ट्रैक्टर ने किसान से पैसे लेने, तो पैसे तो लेगा लेकिन वो उसमें ब्याज नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने किसान के पैसे देने तो उसने पैसे देने पड़ेंगे, जितने टाइम लेट देगा उसका उसने ब्याज देना पड़ेगा। अब एक नई बात चलाई इन्होंने, ये साहब क्या कह रहे कि भाई ये तो केवल उन्होंने कह दिया कि आप एसडीएम की कोर्ट में जा सकोगे किसके खिलाफ और डीसी कोर्ट में जा सकोगे, आप सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो इससे किसान को फायदा है कि नुकसान है? अगर आप किसी भी चीज को सिविल कोर्ट में लेके चलेंगे तो आप क्या अनुमान लगे कितने दिनों में फैसला होगा? सिविल कोर्ट में केवल किसान जाएगा, सिविल कोर्ट में तो जो कॉन्ट्रैक्टर वो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर तो फंसाएगा बैठाएगा सिविल कोर्ट में। आज आप देख रहे सिविल कोर्ट से डरते तो लोग बाहर फैसले कर रहे, बड़े बड़े फैसले कर रहे झगड़ों में। तो इसलिए किसान के हित में सरकार लिया कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा, उसका फैसला दे देगी कोर्ट। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही किसान को गुमराह करते रहोगे, 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करके देंगे। तो ये भी सारा का सारा किसान के हित में है। और कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सारा का सारा लाभ जो है वो किसान को लाभ उठा रहा। मैं ऐसी जगह से रहा जहां ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे, आज से नहीं, मेरे बाबा के टाइम से कर रहे, आज से नहीं कर रहे, पिछले बहुत लंबे टाइम से कर रहे। जो गन्ने का जो खेती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और हमें उसके लाभ का पता। अगर वो ना होती, अगर ये शुगर मिल ना होता तो मेरा ख्याल का इस सारे जिले की जो समृद्धि है यमुनानगर के आसपास की कभी हो नहीं सकती। तो उससे अब मेरे यहाँ टमाटर पैदा है, अगर कोई बाहर से कंपनी आएगा, रदौर में आके एक फैक्ट्री लगावा चटनी की, वो कहेंगे इस रेट में 30 रुपए किलो जो है हम आपका टमाटर खरीदेंगे। अब आज वो कई बार 30 से ऊपर भी, कई बार 30 से कम भी। अब टमाटर को आप कहां लेकर जा सको? आप 3-4 दिन सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आपने अगर चटनी की फैक्ट्री लगाई तो आप उसको 1 साल में सुरक्षित रख सको। और उसी टमाटर को आप चाहे अमेरिका में लेकर चले जाओ, चाहे इंग्लैंड लेकर चले जाओ, चाहे आप सऊदी अरब लेकर चले जाओ, कहीं लेकर चले जाओ, कहीं ले जा सकते हैं। और वो ले जाने वाला कौन है? वो जो बीच का आदमी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास इतनी सामर्थ्य है। लेकिन किसान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो बड़े टमाटर लेगा कहीं भी चले जाएगा। तो निश्चित तौर से ये किसान के हित का है और उससे उसको लाभ होगा। तीसरा जो है स्टॉक के बारे में, क्या कि जो दूसरे लोग हैं वो भी फसल को खरीद सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ये कहेंगे अगर वो स्टॉक कर ले साहब तो ब्लैक हो जाएगी। तो मैं एक बात दावे के साथ कह रहा कि ये कह रहे कि ब्लैक हो जाएगी, तो मैं जितना भी कांग्रेस का राज रहा, जितना भी आज ले जब से देश हो जाए अब तक, मैं दावे के साथ कह रहा कि कांग्रेस, मुझे ऐसा 1 साल बता दे, 1 साल कोई ऐसा जिसमें कांग्रेस के टाइम में ब्लैक ना हो। हमारा राज 12 साल रहा, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे और 6 साल नरेंद्र मोदी जी का टाइम है। तो मुझे वो दिन बता दे जिस दिन ब्लैक में कोई चीज खरीदी। हमारी सरकार आने के तुरंत बाद यूरिया की शॉर्टेज हुई, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज इनकी पैदा करी थी क्योंकि इन्होंने ठीक तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया था, इस वजह से यूरिया की शॉर्टेज हुई। लेकिन आज तो उसके बाद आप एक चीज की भी नहीं बता सकते कि देश में किसी की भी शॉर्टेज हुई। तो ये इनका अपना वो है जो अपने आज तक ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, उसका ही ख्वाब है रहेगा वो जगह। और इससे लाभ क्या होगा कि जो बाहर खरीदने वाला है, आज हमारे पास सरप्लस है, फालतू अनाज है। तो अगर कोई आदमी इस प्रकार का बाहर आता है, वो अनाज खरीद के कुछ स्टॉक करता है, तो स्वाभाविक ही है कि वो खरीदेगा, उसको प्रोसेस करेगा, अच्छी तरीके से बेचेगा। मान ली उसने 1950 रुपए ली, उसको साफ करके बढ़िया करके देगा, वो कहेगा जी आपको साफ नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं करनी पड़ेगी, मैं 20 रुपए 50 रुपए ज्यादा लूंगा। स्वाभाविक वो बिजनेस करेगा, उसको ठीक तरीके से रखेगा। रोजाना आपके अखबार में, आपके टेलीविजन में खबरें छपती रहती हैं कि यहाँ गेहूं सड़न लग रही, यहाँ चावल सड़न लग रहा है, यहाँ फलानी चीज सड़न लग रही। लेकिन वो जो एक समस्या थी उस समस्या का समाधान होगा, तो उससे निश्चित तौर से लाभ होगा। लेकिन का बार बार क्या कहना है कि ये सारी चीज हमने अडानी और अंबानी की जुम्मे दी। अडानी अंबानी जो है वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो लूट लेंगे। अगर अडानी और अंबानी लुटेरे हैं सरकार, तो आप बार बार लोकसभा में, विधानसभा में आप निवेश की बात करें कि हमारे टाइम में निवेश जो था इतना था और आपके टाइम में जो निवेश था इतना था, या इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो ये निवेश किस चीज का होता होगा? मेरा पूंजी नहीं होता होगा। जो पूंजी आती है उसने निवेश कहा है, और पूंजी के लिए उसका पति भी आता होगा, तो उसने पूंजीपति कहे। तो वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तो मैं पीठ थपथपा रहा, वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तब भी पीठ थपथपा रहा,
वो पूंजीपति जब चाहे फ्रांस से आया तब भी पीड़ित में रहा, लेकिन अगर वो पूंजीपति भारत का है तो फिर वो लुटेरा है, वो खराब है। पूंजीपति खराब नहीं है, सरकार खराब होती है और अच्छी होती है। अगर सरकार अच्छी है तो किसी पूंजीपति की किसी की हिम्मत नहीं है वो लैक कर जाएगा, और अगर सरकार स्वयं बेईमान होगी तो कोई आदमी बचा नहीं सकता। जब बाढ़ ही खेत में खाड़ लग जाएगी तो फिर खेत सुरक्षित नहीं रह सकता, और अगर बाढ़ ठीक है तो फिर उसको कोई खा नहीं सकता। तो इस बात पे जो ये सारे के सारे लोगों ने शोर गुजर किया, मैं समझता हूं ये कोई भी बात गंभीरता से रख नहीं सके। और आजकल दिक्कत क्या है, जो बड़ी समस्या है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस बेचैन है कि एक बिल्कुल अलग टाइप की घटना घटी है पिछली बार, शायद मेरा घर का आपका जान नहीं गया। वो अलग टाइप की घटना क्या है कि पहली बार ऐसा लगा कांग्रेस को कि एक सरकार दोबारा रिपीट करेगी, मजबूती के साथ रिपीट करेगी। कांग्रेस ने कभी दिन देखे नहीं थे। 70 में सरकार बनी तो बीच में इन्हें तोड़ दी, 82 में सरकार बढ़ने लगी, इन्हें बीच में कर दिया काम उसका, और चौधरी बदलाल को शपथ ले दी, चौधरी देवीलाल बाहर रह गए। उसके बाद 80 में सरकार बनी, वो सरकार इन्हें बीच में तोड़ दी। उसके बाद फिर चौटाला साहब की सरकार बनी 2000 में, वो 5 साल से जान चली नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये दिमाग में इतना पड़ गया कि ये कहां से ऐसे जिन्होंने दोबारा फिर सरकार रिपीट कर दी। ऐसी सरकार कभी रिपीट हो ही थी। तो इसलिए बेचारे ये बेचैन कि भाई ये क्या है, सरकार क्यों बढ़ गई दोबारा, इस बात के लिए ये बेचैन। और बेचैन इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनानी, बेचैन इसलिए बेचारे ये कि भाई किसकी हुड्डा की सरकार बनानी, रणदीप सुरजेवाला की सरकार बनानी, कुमारी शैलजा की सरकार बनानी, किरण चौधरी की सरकार बनानी, किसकी सरकार बनानी। अभी कल देखा ना हमने तमाशा, किस तरीके की औड़ लग रही थी, ट्रैक्टर कौन चलाएगा, मतलब किसान की कोई बात नहीं थी, यहां तो केवल और केवल अपने हितों की बात थी कि मेरे हित कितना सुरक्षित है। और कांग्रेस ने कभी किसान के हित की, गरीब के हित की, देश के हित की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने अगर चिंता की तो सिर्फ अपने हितों की चिंता की। अभी आपने देखा जब धारा 370 समाप्त की तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी, जबकि कांग्रेस ने उस टाइम कहा था कि धारा 370 आंशिक है, लेकिन इतने टाइम के बाद समाप्त नहीं करी। और जब हम समाप्त किए तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अभी आपके सामने सीएए पे जो सारा देश में ड्रामा किया उन्होंने, और लोगों को बकाने का काम किया कि अगर सीएए लागू होगा तो मुसलमानों की नागरिकता ही समाप्त हो जाएगी, उनका वोट का राइट समाप्त हो जाएगा। जबकि उसमें वोट का राइट समाप्त करने की थी नहीं, नागरिकता देने की बात थी, किसी की छीनने की बात थी नहीं। लेकिन उन्होंने कितना उसके ऊपर ड्रामा किया। और जैसी जैसी कहीं भी आई, चाहे हम आतंकवाद के खिलाफ आए तो आतंकवाद के पक्ष में आ गए, हम नक्सलियों के खिलाफ आए तो नक्सलियों के पक्ष में आ गए, और जो देश को तोड़ने के नारे लगा रहे थे हम उनके खिलाफ थे, तो ये साहब जाएगा उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इनका देश के हित के साथ कोई लेना देना नहीं, और ना किसान के हित के साथ कोई लेना देना, और ये केवल अपने। अब जहां तक बात ये कह रहे कि भाई, अभी कह रही है कि भाई ये खरीदने की, अभी जीरी की खरीद में उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो सरकार इस तरीके से, ठीक है हमने कुछ चेंज किया, तो चेंज करने के बाद क्या इनको टेंशन बैठना चाहिए। अब कोई नई चीज अब शुरू करेंगे और खरीद शुरू करने लगे, और ये करे लेट करे, हमने 4 दिन पहले शुरू करी, हर बार 1 तारीख से होती थी, अब की बार 4 दिन पहले शुरू नहीं, पिछली बार 5 दिन पहले शुरू की थी। तो उसमें एक नया सिस्टम शुरू करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित तौर पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो इस बात का इंतजार करते किस तरीके से इसको सारे खराब करो, क्योंकि बेचारे इतने परेशान थे जब सरसों की खरीद थे तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कोरोना आ गया, चलो ये कोरोना हमारे भाग से आएगा, शायद सरसों नहीं खरीद सकेंगे, हमने सरसों खरीद ली। फिर ये लगेगा सरसों तो कम थी इसलिए खरीद ली साहब इन्हें, पर गेहूं कैसे खरीदेंगे, गेहूं हमने उससे बढ़िया खरीद ली। अब की बार कुछ और नहीं मिला तो अब की बार सोचा चलो ऐसे ही कर दे। लेकिन अभी आपके सामने हमने कल तक 5,91,000 मेट्रिक टन धान जो है खरीद लिया मंडियों में, लगभग हमने सारा धान खरीद भी लिया और उठा भी लिया जितना था, और आने वाले टाइम में बिल्कुल सारा का सारा हो जाएगा। अभी ये कह रहे भाई बाजरे का क्या कर रहे, बाजरा खरीद रहे, अभी तक हमने 26,616 मेट्रिक टन बाजरा खरीद लिया। मैं दावे के साथ कह रहा, आप गूगल पे रिसर्च करो, कहीं पे रिसर्च कर लो, कहीं से पता ले लो, आप पूछोगे ही नहीं कितना खरीदा था। इनकी सरकार 10 साल रही, 10 साल में ही इन्होंने कौन सा बाजरा खरीदा था। अभी तक हमने 324 मेट्रिक टन जो मक्का है वो हमने खरीद लिया। अब ये बताओगे इन्होंने कितना मक्का खरीदा था। हरियाणी मैं पूछ रहा पंजाब में कितना खरीदा, अभी बता दो। इन्हें राजस्थान में कितना खरीदा, वहां बता दो कितना खरीदा, और हरियाणा में इन्होंने कितना अपने टाइम में खरीदा था वो